नमस्कार मित्रों, आशा है कि आप अच्छे होंगे। तो हम इतिहास की कड़ी में मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं और मारवाड़ के इतिहास में हमने भगत सिंह तक पढ़ लिया है। आज हम विजय सिंह के बारे में पढ़ने वाले हैं। विजय सिंह जब अपने पिता भगत सिंह की मृत्यु होती है तो मारोट में होते हैं, और जब इन्हें मृत्यु का समाचार मिलते हैं तो ये दौड़कर आते हैं, जोधपुर आते हैं। और जोधपुर में जनवरी 1753 को इनका राज तिलक होता है। इनका शासनकाल 1752 से लेकर 1793 तक रहता है। इनके पिता ने अपने भतीजे राम सिंह को हराकर राज्य को प्राप्ति की थी। जब भगत सिंह की मृत्यु हो जाती है, यानी विजय सिंह के पिताजी की मृत्यु हो जाती है, तो राम सिंह पुनः राज्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है, अपने राज्य को पुनः हस्तगत करने की कोशिश करता है। तब राम सिंह क्या करता है कि जयप्पा सिंधिया को बुलाता है, और जयप्पा सिंधिया को बुलाकर जयप्पा सिंधिया और राम सिंह की दोनों की सेना मिलकर कृष्णगढ़, उसे कृष्णगढ़ भी कह सकते हैं, किशनगढ़ भी कह सकते हैं, वहाँ पर लूटमार मचाते हैं, उसके आसपास के क्षेत्र को लूटते हैं। इसकी लूटमार और उत्पात से परेशान होकर विजय सिंह जी क्या करते हैं कि बीकानेर के शासक गज सिंह जी की सहायता मांगते हैं। कहते हैं कि आप हमारी सहायता करें और हम राम सिंह के उत्पात से परेशान हैं। तब गज सिंह जी स्वयं आते हैं और स्वयं अपनी सेना के साथ आते हैं। लेकिन जयप्पा सिंधिया और राम सिंह के पास सेना विशाल थी। विशाल सेना होने की वजह से होता यह है कि विजय सिंह जी हार जाते हैं, और विजय सिंह जी हार कर जोधपुर से निकलकर नागौर चले जाते हैं। जोधपुर से जब कहाँ पे थे पहले? जोधपुर से चले गए नागौर। लेकिन राम सिंह जी और जयप्पा सिंधिया नागौर को घेर लेते हैं। विजय सिंह जी यहीं पर दुश्मनों शत्रुओं से मुकाबला करते हैं, कोशिश करते हैं कि राम सिंह जी से संधि कर ली जाए, जयप्पा सिंधिया से संधि कर ली जाए, लेकिन ये हो नहीं पाता है, संधि कर नहीं पाते हैं, और यहीं से युद्ध लड़ते रहते हैं, छोटे छोटे अभियान करते रहते हैं। लेकिन इनके सरदारों द्वारा, जब मारवाड़ के सरदारों द्वारा विजय सिंह को ये कहा गया कि यहाँ से आप निकल जाएं, क्योंकि अब 14 माह का समय हो गया है और अभी तक इन्होंने घेरा नहीं उठाया है। जब 14 माह का समय हो जाता है इन्होंने घेरा नहीं उठाया, तब सरदारों के कहने पर ये नागौर से बीकानेर चले जाते हैं, और बीकानेर के जिस स्थान पर रुकते हैं उसका नाम है देशनोक। देशनोक में ये रुकते हैं, बीकानेर के देशनोक में रुकते हैं। वहाँ पर बीकानेर के शासक गज सिंह जी इनका स्वागत करते हैं। लेकिन कुछ समय बाद 2 फरवरी 1756 में राम सिंह जी से ये संधि कर लेते हैं विजय सिंह जी। और संधि में शर्त क्या रखी जाती हैं? तो संधि की शर्त ये रहती है, मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ। 2-3 शर्तें रखी जाती हैं। एक तो यह कि आधा मारवाड़ और मारवाड़ मेड़ता और ये जो हिस्सा है ये किसके पास रहेगा? नागौर का हिस्सा, ये हिस्सा विजय सिंह जी के पास रहेगा। और जालोर और उसके आसपास के क्षेत्र, जालोर के आसपास के क्षेत्र और मारोट, ये सभी किसके पास रहेंगे? ये राम सिंह जी के पास रहेंगे। तो इन दोनों में राज्य का क्या हो गया? बंटवारा हो गया और संधि हो गई। लेकिन जयप्पा सिंधिया आए तो जयप्पा सिंधिया ने युद्ध बंद करने के एवज में क्या कहा? युद्ध बंद करने के एवज में उन्होंने जयप्पा सिंधिया ने युद्ध बंद करने के एवज में, युद्ध को खत्म करने के एवज में, बंद करने के एवज में क्या कहा कि एवज में हमें क्या चाहिए? अजमेर चाहिए। तो इन्होंने अजमेर को ले लिया। और क्या चाहिए? तो और 51 लाख रुपए चाहिए, तब ये युद्ध समाप्त होगा, वरना ये युद्ध जारी रहेगा। लेकिन विजय सिंह जी इस शर्त को मान लेते हैं, क्योंकि विजय सिंह जी को पता है अगर मैं इस शर्त को नहीं मानूंगा
तो मेरा राज्य पूरा चला जाएगा। और राज्य पूरा जाने से अच्छा है कि इस शर्त को मान ली जाए और इनकी शर्त को पूरा कर दिया जाए और अपना राज्य बरकरार रखा जाए। अब ये तो हो गया इनके झगड़े के। इनके बाद क्या होता है कि 1766 में विजय सिंह जी नाथ द्वारा जाते हैं। नाथ द्वारा जाकर वैष्णव धर्म के अनुयायी बन जाते हैं, वैष्णव धर्म को स्वीकार कर लेते हैं और अपने राज्य में मांस मदिरा पर प्रतिबंध लगा देते हैं। विजय सिंह जी 1781 में शाह आलम की आज्ञा से जोधपुर में टकसाल खोलते हैं। और टकसाल किसे कहते हैं? तो सिक्के ढालने की जो फैक्ट्री होती है या कारखाना होता है उसे टकसाल कहते हैं। तो टकसाल किसे कहते हैं? सिक्के ढालने का कारखाना, सिक्के ढालने का कारखाना उसे टकसाल कहते हैं। तो ये शाह आलम से इजाज़त पाकर टकसाल खोलते हैं जोधपुर में और जोधपुर में ये टकसाल खोलते हैं। जो इस टकसाल से सिक्के निकले उन सिक्कों को क्या कहा गया? उन सिक्कों को विजयशाही सिक्के कहा गया। तो इस टकसाल से जो सिक्के निकले उन सिक्कों को क्या कहा गया? विजयशाही सिक्के। विजयशाही सिक्के इसलिए कहा गया क्योंकि ये विजय सिंह के शासनकाल में निकले, इसलिए नहीं कि इन पर विजय सिंह का कोई नाम या निशान था, बिल्कुल भी नहीं। इस पे शाह आलम का नाम लिखा हुआ था, बादशाह शाह आलम का, लेकिन ये जब विजय सिंह के समय में निकलते हैं तो लोगों द्वारा इन्हें विजयशाही सिक्का ही कहा गया। अब 1787 के आसपास, जुलाई 1787 में तुंगा का युद्ध होता है। और ये तुंगा का युद्ध किस के मध्य हुआ? तो ये तुंगा का युद्ध एक तो विजय सिंह जी, और विजय सिंह जी किसकी मदद करते हैं? तो विजय सिंह जी आमेर के शासक प्रताप सिंह जी की मदद करते हैं। आमेर के शासक प्रताप सिंह जी की मदद करते हैं। और सामने कौन थे इनके? तो मान सिंह जी इनके अपोजिट में थे। मान सिंह जी इनके अपोजिट में थे। मान सिंह जी और साथ में कौन थे? तो मान सिंह और माधवराव सिंधिया। तो इनके मध्य ये युद्ध होता है और तुंगा नामक स्थान पे होता है। और ये तुंगा स्थान है कहाँ पे? तो ये तुंगा स्थान दौसा के पास में है। इस स्थान पे दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध होता है। इस युद्ध में विजय हो जाती है विजय सिंह जी और प्रताप सिंह जी की। इस युद्ध में इन दोनों की विजय हो जाती है और माधवराव सिंधिया को मुक्की खानी पड़ती है इस युद्ध में। जब माधवराव सिंधिया को इस युद्ध में मुक्की खानी पड़ती है तो मराठों के पास से जो अजमेर इनके पास में था वो अजमेर इनके पास से चला जाता है और विजय सिंह जी अजमेर पर अधिकार कर लेते हैं। जब अजमेर पर अधिकार किया जाता है, माधवराव सिंधिया की हार होती है, तो राजस्थान के सभी जितने भी राजा थे वो माधवराव सिंधिया की हार को खुशी मनाते हैं और जिससे राजस्थान में माधवराव सिंधिया की शक्ति का हनन होता है, यानी इनकी शक्ति कम हो जाती है। और इस बात का बदला लेने के लिए, अपनी शक्ति को पुनर्गठित करने के लिए और राजस्थान में राजपुताने में अपनी धाक जमाने के लिए ये पुनः आक्रमण करते हैं और मारवाड़ पर आक्रमण करते हैं। इनके द्वारा मारवाड़ पर आक्रमण किया जाता है। और ये मारवाड़ पर आक्रमण कब किया जाता है? तो ये किस नाम से जाना जाता है? तो ये आक्रमण पाटन के नाम से जाना जाता है। पाटन का युद्ध, पाटन का युद्ध होता है। और इस युद्ध में तो ये युद्ध होता किसके मध्य है? तो ये युद्ध विजय सिंह जी और अपोजिट में इनके थे माधवराव सिंधिया। माधवराव सिंधिया बदला लेने आते हैं, अपनी पिछली हार का बदला लेने आते हैं
अजमेर को लेने आते हैं। लेकिन विजय सिंह जी इस युद्ध में आमेर के शासक प्रताप सिंह जी को आमंत्रित करते हैं, लेकिन प्रताप सिंह जी आते नहीं हैं, वो युद्ध से पीछे हट जाते हैं। और ये युद्ध होता कब है? तो ये युद्ध, इस युद्ध की अगर आपको कभी एग्जाम में डेट पूछ ली जाए कि पाटन का युद्ध होता कब है, तो 20 जून 1790 के आसपास होता है। 20 जून 1790 को होता है। ये मैदान है कहाँ पे? तो ये पाटन का मैदान जयपुर में है। जयपुर में ये मैदान जयपुर में है, तौरों के पाटन के नाम से प्रसिद्ध है। जयपुर में ये मैदान है, यहाँ पर ये युद्ध होता है। इस युद्ध में माधवराव सिंधिया की जीत हो जाती है, विजय सिंह जी हार जाते हैं। इसके बाद में एक और युद्ध होता है, और वो युद्ध होता है मेड़ता का युद्ध। मेड़ता का युद्ध, मेड़ता का युद्ध होता है। और ये मेड़ता का युद्ध किन किन के मध्य होता है? तो ये युद्ध विजय सिंह जी और इनके अपोजिट में कौन थे? तो माधवराव सिंधिया। अभी तक माधवराव सिंधिया को अजमेर का सूबा नहीं मिला है, तो माधवराव सिंधिया अजमेर का सूबा पाने के लिए मेड़ता का युद्ध लड़ते हैं। इस युद्ध को एक अन्य नाम और है, और उसको क्या कहते हैं? डंगा का युद्ध। डंगा का युद्ध। तो आपको एग्जाम में कभी ये पूछ लिया जाएगा कि मेड़ता का युद्ध कब हुआ, या किन किन के मध्य हुआ, या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि डंगा का युद्ध कब हुआ और किन किन के मध्य हुआ। ये डंगा का मैदान मेड़ता के पास में ही है, तो इनसे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे याद रख सकते हो, वरना मेड़ता को भी याद रख लेंगे, काम चल जाएगा। ये जो युद्ध है, ये युद्ध 10 सितंबर 1700, ये युद्ध 10 सितंबर 1790 के आसपास होता है। 10 सितंबर 1790 के आसपास ये युद्ध होता है। और इस युद्ध में माधवराव सिंधिया की क्या हो जाती है? विजय हो जाती है। माधवराव सिंधिया इस युद्ध में विजय कर लेते हैं, और इस विजय के बाद जो मेड़ता का दुर्ग होता है, उस दुर्ग पर माधवराव सिंधिया का कब्जा हो जाता है। लेकिन कुछ समय बाद आपको एक अलग अलग डेट देखने को मिलेगी कि कुछ समय बाद, एक तो आपको ये डेट नहीं मिलेगी कि दिसंबर 1790 को, और कहीं आपको ये डेट देखने को मिल जाएगी 5 जनवरी 1791। कंफ्यूज मत होइएगा, जहाँ जो डेट आए वहाँ लगा दीजिएगा। सांबर की संधि होती है, किस किस के मध्य होती है? तो माधवराव सिंधिया और विजय सिंह जी के मध्य सांबर की संधि होती है। और इस संधि की शर्तें क्या रखी जाती हैं? तो इस संधि की शर्तें ये होती हैं कि एक तो कि माधवराव सिंधिया को वापस अजमेर का सूबा दिया जाए, और विजय सिंह जी को क्या मेड़ता दिया जाए, वापस मेड़ता लौटा दिया जाए। और इसका हर्जाना क्या भरा गया? तो 60 लाख रुपए देने होंगे विजय सिंह जी को, 60 लाख रुपए, और अजमेर का सूबा ये माधवराव सिंधिया द्वारा हर्जाने के रूप में रखा गया, और विजय सिंह जी इस हर्जाने को मान लेते हैं। अब विजय सिंह जी की एक पासवान है जिसका नाम गुलाब राय है। गुलाब राय के बारे में आपने सुना ही होगा, जिनका नाम गुलाब राय है। गुलाब राय जाट जाति से हैं। अगर आपसे कभी जाति पूछ ली जाए तो गुलाब राय जाट जाति से हैं। ये पासवान है। पासवान और नॉर्मल दासी में क्या अंतर होता है? जो दासी होती है, दासी को किसी भी प्रकार के आभूषण श्रृंगार की कोई छूट नहीं होती है, लेकिन जो पासवान होती है तो पासवान को श्रृंगार करने की छूट होती है, क्योंकि वो थोड़ी खूबसूरत होती है, इसलिए राजा उन पे मोहित हो जाते हैं और उनको श्रृंगार करने की छूट दे देते हैं। तो ये उनकी पासवान थी, और कहते हैं कि विजय सिंह जी इस पासवान के इशारों पे नाचते थे। जैसे ये पासवान कहती वैसे ही विजय सिंह जी कार्य करते।
इस बात पर कवि राजा सामलदास दधिवाड़िया ने, जिन्होंने वीर विनोद ग्रंथ की रचना की, वो कभी मौका मिला तो हम कवि राजा सामलदास दधिवाड़िया के बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे। अगर आपको अभी जानना है तो प्लेलिस्ट में पीछे जाइए, मेरा एक वीडियो है मेवाड़ के इतिहास में एक वीडियो, आप उसे देख सकते हैं, वहाँ पर है। कवि राजा सामलदास दधिवाड़िया ने यह कहा कि विजय सिंह जी जहांगीर के और गुलाब राय, विजय सिंह जी को क्या कहा गया कवि राजा सामलदास दधिवाड़िया के द्वारा कि ये जहांगीर और ये जो गुलाब राय है, ये गुलाब राय नूरजहां के नमूने हैं। क्या है? नमूने हैं। नूरजहां के नमूने हैं कौन? गुलाब राय। और जहांगीर का नमूना कौन है? तो विजय सिंह जी। किस लिए कहा गया? क्योंकि जिस तरह से विजय सिंह जी गुलाब राय का कहना मान रहे हैं, उसी तरह से जहांगीर ने भी नूरजहां का कहना माना था। अब इसका प्रभुत्व यानी गुलाब राय का प्रभुत्व मारवाड़ में बढ़ता जा रहा था और सभी सरदार इसके प्रभुत्व के बढ़ते प्रभुत्व और दुर्व्यवहार से क्या थे? नाराज थे। सभी सरदारों को ये इसका व्यवहार सहन नहीं हुआ। तब ये सरदार क्या करते हैं? धोखे से इसकी हत्या कर देते हैं और 1792 के आसपास इसकी हत्या कर दी जाती है। किसकी? गुलाब राय की। गुलाब राय ने जोधपुर में गुलाब सागर तालाब बनवाया, कुंभ श्याम का मंदिर बनाती है। विजय सिंह जी की मृत्यु के बारे में बताऊं तो विजय सिंह जी की मृत्यु जुलाई 1793 में होती है। विजय सिंह जी ने स्थापत्य कला में क्या योगदान रहा? तो विजय सिंह जी ने स्थापत्य कला में इन्होंने श्रृंगार चौकी का निर्माण करवाया, श्रृंगार चौकी का। और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है श्रृंगार चौकी से। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि मारवाड़ के राजाओं का राज तिलक कहाँ पे किया जाता है, किस स्थान पे किया जाता है? तो आपको बताना है श्रृंगार चौकी। श्रृंगार चौकी किसके द्वारा बनेगी? तो विजय सिंह जी द्वारा श्रृंगार चौकी बनाएगी। और यहाँ पे जितने भी विजय सिंह जी के बाद में शासक हुए तो उनका राज तिलक यहीं पर किया जाता था। श्रृंगार चौकी का इनके द्वारा निर्माण करवाया गया और इनके शासनकाल में बारट विल्सन सिंह ने विजय विलास का काव्य की रचना की, विजय विलास। और ये इस काव्य की रचना किसने की? तो बारट विल्सन सिंह ने। विजय सिंह जी ने स्थापत्य कला में घनश्याम जी का जोधपुर में मंदिर बनवाया और बालकृष्ण जी का मंदिर बनवाया। विजय सिंह जी के बाद में जो शासक बने वो शासक इनके पौत्र थे और जिनका नाम था भीम सिंह। भीम सिंह शासक बनते हैं और भीम सिंह शासक कब बनते हैं? तो इनकी मृत्यु के बाद, विजय सिंह जी की मृत्यु के बाद जुलाई 1793 में ये शासक बन जाते हैं। जिस समय विजय सिंह जी की मृत्यु हुई तो भीम सिंह जी जैसलमेर में थे और जैसलमेर में से तुरंत ये जोधपुर आते हैं, वहाँ से आकर सिंहासन रूढ़ होते हैं। विजय सिंह जी का शासनकाल 10 सालों तक चला। इन्होंने शासन ग्रहण करते ही अपनी क्रूरता का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। यही एक उग्र और क्रूर व्यक्ति थे। इसी कारणवश इन्होंने क्या किया? गद्दी पर बैठते ही अपने उन भाइयों की हत्या करनी शुरू कर दी जिन भाइयों से इन्हें खतरा था। इसी कारणवश जितने भी मारवाड़ के सरदार थे, उन सरदार इनके विरुद्ध थे, इनके विपक्ष में थे, इनकी टसल उनके साथ चलती रहती थी। इसी वजह से ये कोई लोक कल्याण कार्य नहीं कर पाए और इनकी मृत्यु हो जाती है 1803 में। बस भीम सिंह जी का इतना ही शासनकाल है। अक्टूबर 1803 में इनकी मृत्यु हो जाती है। भीम सिंह के शासनकाल में भीम प्रबंध का निर्माण किया, भीम प्रबंध काव्य की रचना की और वो भट्ट हरिवंश के द्वारा की गई। भीम सिंह जी ने एक कार्य और किया स्थापत्य कला में। इन्होंने
अजीत सिंह जी की एक देवली थी या अजीत सिंह का देवल था, उस देवल का पूर्ण निर्माण करवाते हैं जो अधूरा अभय सिंह जी छोड़ के चले गए थे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे का इतिहास आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।